नमस्कार दोस्तों। बात अमृतपाल की। ये आदमी जो लगातार भाग रहा है, कल उसका वीडियो आया, आज ऑडियो आया। वीडियो में उसने कल लोगों को भड़काने की कोशिश की और आज ऑडियो के ज़रिए बता रहा है कि मैंने कोई शर्त रखी नहीं है। वीडियो और ऑडियो इन दोनों का मतलब ये है कि वो उन लोगों के संपर्क में है जो उसके ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। और कल जैसे उसने कहा कि वो एक सेफ ज़ोन में है, उसको कोई दिक्कत अब है नहीं। पुलिस की छापेमारियां, गश्त लगातार चल रही है। अमृतपाल पंजाब पुलिस के लिए, इस देश के लिए एक भगोड़ा है, एक आरोपी है। पंजाब के भीतर जो माहौल ख़राब हुआ उसकी वह वजह है, इसलिए कानून उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये आदमी अपने ज़रिए या अपनी जो करतूतें हैं, जो धर्म हैं, उनको धर्म की आड़ में एक बड़ा कद देने की कोशिश में है। ये धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ करके अपना मतलब साधने में लगा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने कहा कि जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सरबत खालसा बुलाई जाए। सरबत खालसा क्या है? थोड़ा-सा मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हिंदुओं के लिए महाकुंभ है, 12 साल पे या 6 साल पे कुंभ का आयोजन होता है और तमाम हिस्सों से हिंदू वहाँ आते हैं, नहाते हैं और फिर वहाँ ठहरते हैं। आपस में राय-मशविरा होता है, साधु संतों की चर्चाएँ होती हैं और फिर उसके बाद वहाँ से लोग अलग-अलग तरह के संदेश लेकर के जाते हैं। पुरानी परंपरा जो कुंभों की थी, वो हिंदू समाज को संगठित करने और समाज के आखिरी हिस्से तक संतों के ज़रिए संदेश पहुँचाने के लिए होते रहे कुंभ। सरबत खालसा भी कमोबेश ऐसा ही रहा है। जो चौथे गुरु रामदास थे, उन्होंने सिखों को आपस में मिलाने-जुलाने और एक जगह बुलाने के लिए रास्ता अपनाया, उसको सरबत खालसा कहा गया। आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, समाज के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, जो सामाजिक धार्मिक समस्याएँ हैं उनके निदान के बारे में चर्चा होगी। तो गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत की और बाद में रणजीत सिंह साहब जो बहुत बड़े राजा हुए सिख धर्म के 19वीं सदी में, उन्होंने इसको बंद कर दिया। 16वीं सदी में गुरु रामदास ने शुरुआत की और राजा रणजीत सिंह ने इसको बंद कर दिया। तो राजा रणजीत सिंह के बाद से लगभग सरबत खालसा का आयोजन ठप हो गया। पहली बार जनवरी 1986 में सरबत खालसा बुलाई गई और दुनिया भर के सिख उसमें जमा हुए। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम देशों के सिख समुदाय के लोग वहाँ आए। 4 लाख के आसपास की वो भीड़ थी या जमावड़ा था। उसमें ये तय हुआ कि 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन में जो नुकसान हुआ अकाल तख्त को, उसको हम कार सेवा के ज़रिए पूरा करेंगे। निर्माण जो होगा वो कार सेवा के ज़रिए होगा। सरकार कह रही थी कि वो खुद ही निर्माण करा देगी, लेकिन इस पर सहमति बनी नहीं। सरकार ने भी उसको मान लिया और एक दूसरी जो व्यवस्था वहाँ बनाने की बात कही गई, वो ये था कि सिखों के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था होगी, स्वायत्त। और सरकार और वहाँ की जो पंजाब की राज्य सरकार थी, दोनों ने इसको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया था। तो 1985 के बाद से बीच-बीच में सरबत खालसा बुलाई जाती रही है। सरबत खालसा का मतलब ये है कि सिख समुदाय की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी प्रश्न हैं उनको रखा जाता है और उन पर एक सहमति तैयार करने की कोशिश की जाती है। सरबत खालसा में जो भी फैसला होता है, उसका ऐलान जो है, वो अकाल तख्त के जत्थेदार के ज़रिए होता है। वैसे खालसा सरबत खालसा बुलाने और उसके फैसलों के बारे में ऐलान करने का जो अधिकार है, वो जत्थेदार के पास है। लेकिन जो पिछली बार 1986 में पहली बार जो आयोजन हुआ था उसमें सिमरनजीत सिंह मान और उनके कुछ और सहयोगी नेताओं ने बुलाया था, अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान। तो यह आदमी सरबत खालसा आपके कहने पर बुलाई जाए, दुनिया भर के सिख आएँ और आप उन सिखों का सिरमौर बन जाए। ये बुलाई क्यों गई खालसा सरबत खालसा? क्योंकि आप चाहते हैं और आपने ऐसा कहा और आप उस सरबत खालसा के ज़रिए अपने आप को सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करें। जिस आदमी का पूरा जीवन, अभी तक का जो जीवन है, जब ये आदमी दुबई में रहा, सिख धर्म की किसी भी परंपरा का या किसी भी नियम का पालन नहीं किया। न 5 ककार का जो केश है, कंघा है,
कड़ा है, कृपाण है, कच्छा है। तो इस 5 ककार का पालन नहीं किया। आप देखेंगे तो उसकी तस्वीरें बाल काट कर के और हिप्पी की तरह वो वहाँ घूमा करता था। गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के कभी शायद ही पाठ किया हो, गुरुद्वारों में शायद ही कभी वो जाया करता था। महिलाओं को लेकर के उसके जो हाल में रिकॉर्डेड ऑडियो थे, उनको आपने सुना होगा, किस तरह की राय रखता है। तो एक आदमी जो आचार, व्यवहार, संस्कार में कहीं से भी सिख धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो आदमी देश के राज्य में आकर कानून व्यवस्था का संकट खड़ा करता है और फिर वो चाहता है कि धर्म की आड़ में या धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ करके वो तमाम समुदाय का मुखिया बन जाए और फिर उसका दबाव एक अलग तरह का व्यवस्था और सत्ता के ऊपर बन जाए। यह देश बहुत समझदार लोगों का है। सिख धर्म जो है वो सच्चाई का, ईमानदारी का, परोपकार का, राष्ट्रभक्ति का धर्म है। बहुत शुचिता से भरा हुआ और इस धर्म ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के समाज को बहुत सींचा है। इसलिए इसकी रगों में हिंदुस्तान बहता है और सिख धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, लोग हैं और हिंदुस्तान के बाकी जो लोग हैं, ये एक ऐसा समागम है। ये 5 उँगलियों की तरह एक ऐसी मुट्ठी है जिसके भीतर किसी भी तरह की कोई कोशिश अंदर दाखिल होने की कामयाब नहीं हो सकती है और वो भी इस तरह की अ, बददिमाग कोशिश जिसमें बदनीयती है, उसमें अपराध, साजिश, षड्यंत्र है, उस तरह की कोशिश तो कभी भी कामयाब होगी ही नहीं। लेकिन अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी, उससे पूछताछ और उसके जो संपर्क सूत्र रहे हैं विदेश में देश विरोधी ताकतों के साथ, इन सब के बारे में खुलासा उसी के साथ होगा जब वो पुलिस के शिकंजे में आएगा और उससे पूछताछ की शुरुआत होगी। लेकिन वो जो तिकड़म अपना रहा था, वो जो एक एक साजिश रच रहा है या जिस तरीके से अकाल तख्त के जत्थेदार को अपील करके शरबत खालसा बुलाने की बात कह रहा है, यह सब उसकी बददिमागी, बदचलनी और बदनीयती का सबूत है और कुछ नहीं है। एक आदमी जो अधार्मिक है, देश विरोधी है, वो अकेला पड़ जाएगा और अकेला ही रहेगा। हिंदुस्तान की तबीयत और तरबियत दोनों को नहीं जानता है। इसलिए वो एक धांधलेबाज़ी करने की कोशिश कर रहा था, सीनाजोरी करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद से उसको लगा कि वो कुछ बड़ा कर जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं और ना ऐसा संभव है।